दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र आज अपने एपिसोड साहित्य सोनकर सौमित्र में एक जो ज्वलंत प्रश्न सदियों से चल रहा है, विशेष रूप से हमारे भारत में, जो वर्तमान भारत है, आर्य और अनार्य का, देव और राक्षसों का। 15% बनाम 85% का। यह आखिर क्यों है? आज भी यह एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है और इसके तमाम तर्क और वितर्क हैं। आर्य विचारकों की तरफ से अलग है, अनार्य विचारकों की तरफ से अलग है। यानी 15% का तर्क कुछ और है और 85% का तर्क कुछ और है। 85% के विद्वानों के तर्क में कुछ सच्चाई ज्यादा लगती है। बावजूद इसके इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक और सब पर समता का अधिकार देने वाले, समान दृष्टि से देखने वाले महान बौद्धिस्ट और इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानियों में से एक, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं अपनी एक पुस्तक में, जिसे हम लोग ये जानते हैं, शूद्र कौन और कैसे, में वे कहते हैं कि आर्य भी हैं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? डॉक्टर अंबेडकर क्यों कहते हैं कि आर्य भी भारतीय हैं? आइए इस पर हम कुछ विचार करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर क्यों कहते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए। इस पर कुछ विशेष बातें कहने के पहले मैं आपको कुछ अन्य तथ्य भी बताना चाहूंगा। पहली बात, हम आप अपने आप को हिंदू मानते हैं, हिंदू धर्म से प्रेरित है। ये अलग चीज है कि हिंदू धर्म पर जो बहसें चल रही हैं वो एक अलग तार्किक चीज है, लेकिन सामान्य भाषा में हम अपने को हिंदू कहते हैं। और इस परंपरा के तहत, इस धर्म के अंतर्गत जितनी सारी बातें कही गई है उसमें एक है धार्मिक क्रियाकलाप, शादियों में, विवाहों में या अन्य शुभ अवसरों पर हम कथा वार्ता की व्यवस्था करते हैं। उस कथा वार्ता में प्रायः ब्राह्मण सभी के यहाँ आते हैं। मैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम या अन्य धर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्य रूप से जिसे आज हिंदू धर्म मान लिया गया है उसके तहत। और ब्राह्मण जो ही आते हैं तो अपना प्रवचन जब स्टार्ट करते हैं, कथा जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उनका पहला शब्द आता है
शुरुआत में जम्बो जम्बू द्वीपे भारत खंडे। बाकी कथा आगे। जानने की यह भी जरूरत है कि यह जम्बू द्वीप क्या है। जैसा कि मालूम होता है कि जम्बू द्वीप वह द्वीप जो जम्बो वृक्षों से घिरा हो। जम्बो माने बहुत बड़ा। एक अर्थ तो यह हुआ। दूसरा अर्थ यह हुआ कि नदियों का द्वीप, जम्बू माने नदी भी होता है, वह द्वीप जो नदियों से घिरा हो या नदियों का एक समूह हो। इसका एक अर्थ और होता है महाद्वीप, जो द्वीपों का समूह हो। और इस शब्द को, जम्बू द्वीप को, सबसे पहले अशोक मौर्य महान ने प्रयोग किया था। इसका मतलब यह है कि जम्बू एक जो है, जम्बू माने द्वीप, ये मान लिया गया। ऐसे तो आपके हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप जैन तीर्थ भी है। हस्तिनापुर में क्यों है, यह एक कथा अलग है। आइए, जम्बू द्वीप का एक प्रयोग जो मुख्य रूप से होता है वह बृहत्तर भारत के लिए भी होता है। यह बृहत्तर भारत क्या है, प्राचीन भारत क्या है और अखंड भारत क्या है, इस चीज को जानने के लिए हमें इसकी बातें भी जाननी पड़ेगी। पहली बात तो मैंने बता दिया कि जम्बू द्वीप का प्रयोग सबसे पहले अशोक महान ने किया था। और आप ये जानते हैं कि अशोक चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा का सीधे सीधे मतलब होता है कि जो पूरे विश्व का राजा हो। और हमारे यहाँ चक्रवर्ती राजा बहुत हुए। अगर हम राम के युग में जाएं, त्रेता युग में जाएं, तो रावण भी चक्रवर्ती राजा था, राम भी चक्रवर्ती राजा हुए। दूसरी तरफ द्वापर में आइए तो आपके कृष्ण भी थे। और महाभारत के बाद जब पांडवों के बड़े भाई धर्मराज जब राजा बने तो वे भी चक्रवर्ती राजा थे। और ऐतिहासिक काल में अशोक महान भी चक्रवर्ती राजा थे। बाकी तो औरों के नाम आते हैं, अलग की चीज। तो ये जो चक्रवर्ती राजा कैसे हुआ करते थे, इसको आप जानते हैं कि जब किसी राजा के सामने कोई नहीं दिखाई देता था कि बड़ा है, तो वह एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जो घोड़े से पकड़ लेता था उससे युद्ध होता था और सबको जीत करके तब चक्रवर्ती राजा का विधान बनता था। इसका मतलब पूरी दुनिया का राजा। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज कि यह बृहत्तर भारत क्या है। बृहत्तर भारत का मतलब हमने बता दिया कि जब अशोक महान चक्रवर्ती राजा हुआ और उसका विरोधी कोई नहीं रहा पूरे दुनिया में। राजा अलग अलग थे लेकिन सब इनको टैक्स देते थे, अधीनता स्वीकार किए थे, सारी बात स्वीकार करती थी। तो ठीक किसी तरह का कोई नहीं था जिसमें स्वीकार न करने का मतलब अशोक के समय कलिंग का राजा आता है। कितना खून खराबा हुआ उसके बाद तब वह कब्जे में आया और उसके बाद अशोक चक्रवर्ती हो गए। ये परिस्थितियां रही है।
उस बृहत्तर भारत में आप देखें कि यह जो कहा जाता है जम्बू द्वीप या संपूर्ण भारत, इसमें आज का भारत सहित इसकी सीमाएं अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया तक और हिंदू कुश से लेकर के अरब की खाड़ी तक फैली थी। और इसमें लगभग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य छोटे बड़े क्षेत्र सम्मिलित थे। आज का जिसे हम अमेरिका कहते हैं वह पाताल लोक था, वो भी भारत के अंतर्गत था। आपका चीन भी भारत के अंतर्गत था और रसिया के तमाम सारे क्षेत्र भारत के अंतर्गत माने जाते थे। इसलिए वैदिक काल के तमाम ऋषि विभिन्न जगहों के पाए जाते और पूरे दुनिया में विचरण करते थे और उनका मान सम्मान था। इस तरह अगर हम ये देखें कि 1255-60 के पहले भारत का जो क्षेत्रफल था वह 83 लाख वर्ग किलोमीटर में था और आज सिर्फ 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रह गया है। और ये तो हुआ बृहत्तर भारत। अब प्राचीन भारत के जो अंग क्या थे, उसमें से पहले कुछ और हट गए होंगे, किसी तरीके से हट गए, बट गए। तो इसमें प्राचीन भारत के अंग जो थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड रहे। ये प्राचीन भारत की सीमाएं हैं जिसमें ये देश सभी भारत के साथ थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड। आपने देख लिया जम्बू द्वीप, बृहत्तर भारत, प्राचीन भारत और वर्तमान भारत में क्या है, आपका भारत है जो आज की स्थिति में है। एक शब्द और आता है अखंड भारत। जब बृहत्तर भारत के समस्त देश अलग अलग बट करके स्वतंत्र देश हो गए, यानी बृहत्तर भारत खंड खंड हो करके एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा देश बन गया, रह गया, जिसमें आज भी भारत का क्षेत्रफल ज्यादा है। मालदीव हट गया, लंका हट गया, नेपाल छूट गया, भूटान हट गया, अफगानिस्तान चला गया, ईरान चला गया, बर्मा अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तो ये खंड खंड हो गया बृहत्तर भारत। आज हम उन सभी को जो अन्य देशों में हैं और मुख्य रूप से जो वैदिक परंपरा में हिंदू धर्म को मानते हैं, उन्हें हम एक करने के लिए अखंड भारत का नारा देते हैं ताकि हम जुड़े रहें। इसका राजनीतिक इस्तेमाल क्या हो रहा है ये तो अलग का प्रश्न है। तो जम्बू द्वीप माने बृहत्तर भारत। आप समझ गए होंगे कितना बड़ा क्षेत्र था। आप ये भी प्राचीन भारत, वर्तमान भारत और अखंड भारत के विषय में भी आपने जाना। तो जब चक्रवर्ती राजा यहां हुआ करते थे तो यह बृहत्तर भारत, और बृहत्तर भारत में दुनिया के तमाम सारे देश थे। और एक क्या बात इसके साथ मैं और भी बता दूं कि जो भारत है, आज का भारत,
और इसके पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश जो 1947 में हमसे अलग हुआ, वह मिला करके जब भारत रह गया, तो इस पर सबसे ज़्यादा, दुनिया का सबसे ज़्यादा आक्रमण भी इसी देश पर हुआ। और आक्रमणकारी जो रहे हैं उसमें यूनानी यानी रोमन ग्रीक, हेवन, हूड, शक, कुषाण, सीरियन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब, तुर्क, तातार, मुगल और अंग्रेज, सभी हमलावरों ने इस देश पर आक्रमण किया, मुगलों और को छोड़ करके अंग्रेजों सहित। हालांकि अंग्रेजों ने कोई विकास भी किया, लेकिन हमारी चीजें भी लूट करके उसको हर हालत में लाभ का जो प्रक्रिया रही वो अंग्रेज अपने देश ले गए। इसके पहले जितने आक्रमणकारी आए, मंदिरों को, राजधानियों को, राजाओं को लूटा, मारा, काटा और यहाँ की धन संपत्ति उठाकर अपने अपने देश भी ले गए। सिर्फ मुगल जो आए थे वो भारत में रह गए, लेकिन भारत की धन संपत्ति कहीं ले नहीं गए। यहाँ के विकास में उन्होंने प्रयोग किया। अंग्रेजों ने विकास भी किया और लूटा भी। सिर्फ जितने आक्रमणकारी इस देश पर अटैक किए हैं, सबने सिर्फ लूटने का काम किया और मुगलों को छोड़ करके। ऐसे मुगलों पर जो तोहमत लगाई जाती है धार्मिक रूप से, और उन्हें सबसे बड़ा लुटेरा सिद्ध किए जाने की कोशिश होती है, आक्रमणकारी सिद्ध किए जाने की कोशिश होती है, यह बातें अर्ध सत्य हैं। इन्होंने जरूर शासन किया और सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया, बाकी लूट करके तो चले गए। मुगल यहां 12वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी तक, या कहिए 16वीं शताब्दी तक शासन किए। बाकी तो ढूंढने को कमियां तमाम तरह ढूंढी जा सकती है। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा इस देश का विकास किया, अंधविश्वासों को दूर किया और कानून ला करके तमाम रूढ़ता को समाप्त किया। लेकिन उनका भी काम था कि यहाँ के लाभ को, यहाँ के श्रम को ज्यादा प्रयोग करके जितने अधिक लाभ होते हैं वो अपने देश भेजे, इसलिए वो 200 साल से ज्यादा नहीं टिक सके। अगर वो भी सारे विकास के रास्ते यहीं किए होते, यहीं रह गए होते, तो शायद ये देश से अंग्रेजों से खाली नहीं हुआ होता। तो ये आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो पूरे दुनिया के इतिहास को अच्छे ढंग से समझते थे, पढ़े थे, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, और दुनिया की चाहे जितने धर्म हो, और दुनिया की चाहे जितनी बड़ी सारी डिग्रियां रही हो, कम समय में प्राप्त करने वाले महाविद्वान भी कहते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए। स्वाभाविक सवाल है कि उनके नजर में वर्तमान भारत ही नहीं रहा, उनके नजर में बृहत्तर भारत भी था, और जो आर्य हैं वो बृहत्तर भारत के ही किसी द्वीप से आए हुए हैं, चाहे यूरेशिया से आए, चाहे रसिया से आए, चाहे पश्चिम के किसी मुल्क से आए, लेकिन वह सब भारत का, बृहत्तर भारत का अंग रहा। इसलिए इतने बड़े चिंतक जरूर इसी की तरफ इंडिकेट करते हैं
हालांकि यह प्रश्न विवादित है। हम आज के वर्तमान नज़रों से देखते हैं कि आर्यों का व्यवहार, आर्यों की प्रकृति, आर्यों का रहन सहन, आर्यों का सांस्कृतिक दमन, आर्यों का जबरदस्ती भारतीय भाषाओं पर संस्कृत भाषा के माध्यम से कब्जा और अपने को महान बताने की कोशिश, जो चीज़ें हैं और शब्दों को अपने तरीके के अर्थों में ढालने की जो कोशिश रही है, हमारे जो इतिहास नष्ट किए गए 85% के यहाँ के मूल निवासियों के, हमारी भाषाओं का दमन किया गया और हमारा दमन किया गया, इस पर जो विचार है, जो स्थितियां सामने हैं, इस पर मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। समय ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आपको जम्बूद्वीप, बृहत्तर भारत, प्राचीन भारत, वर्तमान भारत और एक कारण के एक तरफ इंगित करते हुए कि बृहत्तर भारत के आर्य अंग हो सकते हैं, इस पर चर्चा मैंने थोड़े में किया है। अगले एपिसोड में मैं आपको इस पर और विस्तृत बातें कहूँगा। आज मेरा ही मकसद इतना था कि हम जम्बूद्वीप, बृहत्तर भारत, प्राचीन भारत और वर्तमान भारत के अर्थ को स्पष्ट कर सकूं। इसी के साथ आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र सोमकर।